हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। साथियों, आप लोग को मालूम होगा कि इस चैनल पर हम लोग एनटीपीसी की टोटल 133 शिफ्टों की सीरीज़ को इस चैनल पर हम लोग चला रहे हैं और इससे हम लोग रोज़ की वीडियो में कंटिन्यूस इसको कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग 30 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 1969 में भारत सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और ये प्रश्न जो है आपका रिपीट हुआ है आज ही के शिफ्ट में। मैंने पहले शिफ्ट में इस प्रश्न को बताया है, जो बच्चे देखे होंगे उन्हें याद होगा कि ये प्रश्न रिपीट है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और आप लोग के लिए एनटीपीसी की टोटल वीडियो की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि थोड़ा इंग्लिश में आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा, मैं इसको समझाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग इज इनकरेक्ट? नीति आयोग के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को आपको छांटना है। तो इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 2016, ये बिल्कुल गलत है। इसका गठन जो था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ना कि 2016 में हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर नीति आयोग का फुल फॉर्म दिया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये भारत का एक थिंक टैंक है। ये 2-3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और एक और भी देख लीजिए, इट इज परफॉर्म द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का थिंक टैंक इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला प्रश्न है, शुष्क कार्बन को खाली स्थान पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जाता है। तो जो शुष्क कार्बन होते हैं उन्हें अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर संश्लेषित कर कर हीरा बनाया जाता है। तो यहाँ पर हीरा बनाने का प्रोसेस से दिया है आपको। उच्च दाब यानी हाई प्रेशर और उच्च तापमान हाई टेम्परेचर पर कार्बन को संश्लेषित करके हीरा को बनाया जाता है। अगले प्रश्न है, खेड़ा जिला के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? तो इन्होंने 1918 में सत्याग्रह का आयोजन किया था। कहाँ पर? तो खेड़ा जिले में। किसके लिए? तो किसानों की सहायता के लिए। और आपसे प्रश्न पूछता है कि खेड़ा जिला जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में खेड़ा जिला स्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये बारदोली सत्याग्रह जो था 1928 में हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि ये प्रश्न बना है कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। और इसका नेतृत्व जो थे वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो आपसे पूछेगा कि सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? तो बारदोली सत्याग्रह में। और ये सरदार की उपाधि जो थी वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और लाइक भी कर देंगे। प्रश्न है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो था भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। ये याद रखेंगे। जब भारत आज़ाद हो रहा था, आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? तो भारत रत्न और पद्म विभूषण जो है भारत सरकार ने 1954 से देना प्रारंभ कर दिया। जब 1954 में पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था उस समय 3 लोगों को मिला था। पहले थे सी राजा गोपालाचारी। कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लोग याद रखना, सी राजा गोपालाचारी। दूसरा थे एस राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। और तीसरे थे आपके सीवी रमन। ये तीनों लोगों को सर्वप्रथम भारत रत्न से नवाजा गया था। कौन थे? सी राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन और सीवी रमन। अगले प्रश्न को देखते हैं, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ये आपका यूनेस्को का अंग है। ये जो आपका संगठन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग जो है ये यूनेस्को का एक अंग है। और ये जो यूनेस्को का जो राजधानी है, सॉरी हेड क्वार्टर जो है पेरिस में स्थित है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यूनेस्को की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। और एक प्रश्न बनता है कि ये यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो NH 15 जो है राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। यहां से दो तीन फैक्ट हम लोग देखेंगे कि सबसे लंबा यानी सबसे लंबा राजमार्ग कौन है। अगर लंबा पूछे या बड़ा पूछे तो आपको कहना है NH 44, और पहले था आपका NH 7, अब हो गया है NH 44। अगर छोटा पूछे तो आप कहेंगे NH 548, NH 548, ये आपको याद रहेगा। और ये NH 548 जो है ये महाराष्ट्र में स्थित था। और पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय सबसे छोटा NH जो था NH 47A, ये था आपका 5.9 किलोमीटर। लेकिन ये NH 548 जो है मात्र 5 किलोमीटर का है, इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे NH 44 सबसे बड़ा, सबसे छोटा NH 548 जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। इससे पहले छोटा था NH 47A जिसकी लंबाई 5.9 किलोमीटर थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रोम? रोम की इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपको बताना है, कौन सा इसका गुण नहीं है। तो इट इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, तो ये बिल्कुल गलत है, वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो ये देखिए कितना डीप में प्रश्न पूछा है। तो रोवर की जो क्षमता थी 50 वाट की थी। और चंद्रयान 1 से भी प्रश्न बना था शिफ्ट में, अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो मालूम होगा कि चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? तो 2008 में। उस समय के इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर जो थे उस समय के अध्यक्ष थे। अगर चंद्रयान 2 का जब लॉन्च हुआ था तो उस समय का अध्यक्ष अगर देखा जाए तो के सिवान थे। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखेंगे। और चंद्रयान 2 जो था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था, ये आप याद रखेंगे। और ये जो चंद्रयान 2 था ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसका नाम था GSLV-MK3M1, इसका नाम याद रखेंगे, GSLV-MK3M1 इस रॉकेट से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो भारत ने हल्दी के लिए यूएस को मजबूर किया था उनका पेटेंट रद्द करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार मनोरो का किला जो था है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, हीरा कार्बन का अपरूप है। इसी में आपका एक आ जाएगा ग्रेफाइट भी आपका अपरूप है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। फुलेरिन भी आपका हीरा का अपरूप होता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 2025 यानी अभी के आंकड़ा तक भी 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगर उनका हम लोग नाम देखें तो आप लोग याद रखेंगे, पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। आप याद रखेंगे टोटल हो गया 3, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तेलंगाना भी हो जाएगा, और आपका बच गया यूपी और बिहार। ये 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी और बिहार। ये 6 को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो इसमें बाजरा जो है ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स है, यानी सूखे के दिनों में भी ये उग सकते हैं, इन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो जब गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय यूएनओ के सदस्य जो थे 51 देश थे। अभी वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस जो था दिल्ली में स्थित जो इंडिया गेट है उसका डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को किस वर्ष
CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी। तो ये जो बात थी घटना हुई थी 1947 में 87 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, यानी किसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है, पास नहीं कर सकती है। तो अल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है, बाकी अम्ल क्षार, अल्कोहल अम्ल और ग्लूकोज क्षार, इन दोनों के विलयन में सब में इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, लेकिन जब अल्कोहल को ग्लूकोज से मिला दिया जाता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी। तो ये योजना जो थी 2009 से 10 तक 2009 से 10 के बीच ये योजना शुरू की गई थी। योजना से प्रश्न बने हैं, योजना का नाम देखेंगे एकीकृत बाल संरक्षण योजना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है। तो गंडक नहर प्रणाली जो है हरियाणा राज्य में नहीं है, बाकी नांगल नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली, पश्चिमी यमुना नहर, ये सब हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहल योजना किससे संबंधित है। तो पहल योजना जो है एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है। इसमें एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। और आपसे पहल का अगर पूछते कि किस वर्ष ये लागू किया गया था योजना, तो 2013 में पहल योजना शुरू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। और आपसे मैं बोला था कि योजना के सारे प्रश्न को एक कॉपी में अलग से पेज लेकर उस पर लिखते हुए चलेंगे। जितने भी शिफ्ट में मिलेंगे उनको आप एक जगह लिखते हुए चलेंगे, ताकि लास्ट में जब एग्जाम है तो आप उसमें कम समय में रिवीजन कर पाए। और आप लोग को एक बात बता दूं, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप लोग को एनटीपीसी के टोटल 133 शिफ्टों के जीके का प्रश्न देखना है, तो आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना होगा और लाइक भी करना होगा। अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर यानी अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। तो उसने सिंधु नदी को पार किया था। और जो जब अलेक्जेंडर जो सिकंदर था भारत आया तो उसने झेलम नदी पर राजा पोरस के साथ युद्ध किया था। और उस युद्ध का नाम था हाइडेस्पीस का युद्ध। क्या नाम था? हाइडेस्पीस का युद्ध जो था सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ था 326 ईसा पूर्व में। और ये जो जिस नदी पर हुआ था वो था झेलम नदी। अगला प्रश्न है, भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया था। तो भारत ने 2001 में इसे प्रक्षेपित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तारपा उत्सव मनाता है। तारपा उत्सव जो है दादरा और नगर हवेली में मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, तारपा उत्सव जो है दादरा और नगर हवेली में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेल में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो उन्होंने रोम ओलंपिक खेल में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज URL। URL क्या है। तो ये आपका एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। ये क्या होता है? एड्रेस होता है वेब पेज का। आपसे पूछता है एग्जाम में कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IDBI की स्थापना कब हुई थी। तो 1964 में IDBI की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। यहाँ से क्या पूछा? नहीं लगा दिया है। तो बोरोन का मंदक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि भारी जल यानी D2O, ग्रेफाइट और जल, इन सब का नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है। तो 300 हड्डियां होती है नवजात में। और हम लोग के जो यंग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वयस्क में 206 हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है। तो H5N1 वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है। अगला प्रश्न है, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो हमने यहाँ जीके के सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है।
अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।